तो दोस्तों आज हो गया 7 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर है, साथ लिखा है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार अब ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी अपने बिहार के नेताओं के साथ सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगामी राज्य में विधानसभा चुनाव जेडीयू के खिलाफ लड़ा जाए या नहीं। हाल के समय में बिहार में सत्ताधारी एनडीए के दोनों घटक दलों में रिश्ते बिगड़े हैं। बैठक के पूर्व संध्या पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि मारे गए अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का उनका फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनाव संबंधी घोषणा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने नीतीश कुमार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से पूर्व में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इन वादों में उन्हें 3 डिसमिल जमीन दिए जाने का भी जिक्र था। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार अगर गंभीर थी तो समुदाय के उन सभी लोगों के परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए थी जो उनके 15 साल के शासन के दौरान मारे गए। आज की तीसरी बड़ी खबर, जन अधिकार पार्टी सरकार में आती है तो हर गरीब परिवार को 1 BHK का फ्लैट देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के किसी भी बच्चे को मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके लिए हॉस्टल का भी व्यवस्था किया जाएगा। ये बातें जन अधिकार पार्टी लोक के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है। आपको बता दें कि जाप अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में दलितों के पास ना घर है और ना ही रोजगार। सभी दलों ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जो नेता खुद को दलितों का प्रतिनिधि कहते हैं वो चुनाव से पहले पारा बदल लेते हैं। अगर एनडीए और महागठबंधन दलितों का भला चाहता है तो किसी दलित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। इसके साथ आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मांझी जी ने अपने अपमान को भुला दिया है। उन्हें शायद याद नहीं है कि कैसे नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था और अब उन्होंने पुनः नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच कर रही है। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया से 6 घंटे की पूछताछ में कई सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने जांच के दौरान ये बात कबूली है कि वो अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत को ड्रग्स उपलब्ध कराती थी। वहीं रिया यह भी जानती थी कि उनका भाई शोविक बासित से सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता है। एनसीबी ने रिया से घंटों पूछताछ की और फिर से सोमवार को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। एनसीबी के अधिकारी संदीप वानखेड़े ने कहा है कि हमने रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन वो आज लेट आई थी जिसमें पूछताछ पूरी नहीं हो पाई तो उन्हें कल भी आना होगा। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के कई विधानसभा और कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कोचाधामन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। इसके बीच आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान ने राज्य के नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उसने कहा कि देखो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है लोगों, तो लोगों ने कुछ बात कहा कि देखो हम बताते हैं क्या फर्क है। मुर्गा काटते हो ना तो मुर्गा को 2 तरह जमा करता है। एक तरह जमा करता है हिंदू भाई लोग झटका कर देता है और एक तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला उसको चाकू से धीरे धीरे हलाल करता है। तो बीजेपी वाला झटका से मार देता है और कांग्रेस वाला कहता है भाई साहब चाकू तेजे पानी वाली पी लीजिए और काटता है फिर के मौली तरफ का तो कहता है कि साहब कोई परेशानी तो नहीं हो रही, तो चाकू बदलते हैं।
हालात ये भी करता है। यही फर्क है, अगर गुजरात का दंगा उसने किया तो भागलपुर में 1200 नौजवानों को कब्र में दफना कर उसके सीने पे गोभी करने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमारे बच्चों को याद नहीं है, हम लोग 87 में बीए में पढ़ते थे, हंडन नदी के किनारे मेरठ में मुसलमानों के मोहल्ले से लेकर गया और मुस्लिम नौजवानों को खड़े हो जाओ लाइन पर, और लाइन पर खड़ा हो गया तो वहीं AK-47 सबके सीने में धार दिया और उसमें से लगभग 45 आदमी मर गया, 2 आदमी या 3 आदमी जंगल पकड़कर कुछ बचा। तब उसने जाकर गवाही दी, जो लोग मेरठ में रहे होंगे उसको मारे। यही है कांग्रेस। और फिर कहा कि जदयू क्या है, तो जदयू के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि जदयू तीसरा तंत्र अपनाती है। वो क्या अपनाती है कि वो बज़ाहिर आपको शरबत पिलाती है, मलिसा मदरसा खुलवा रहे, लेकिन उस शरबत में जहर मिला देती है ताकि ये मर भी जाए और हम पर इल्जाम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले एमआईएम का चिराग आप लोगों ने जलाया है। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि एमआईएम का चिराग आपने जलाया है और उसकी रोशनी जो कल आपके यहाँ थी, आज उसकी रोशनी चंपारण जा चुकी है, उसकी रोशनी गया जा चुकी है, उसकी रोशनी भागलपुर जा चुकी है। और आज टिकट के लिए लोग दरवाजा खटखटाते थे, पटने में जाकर बड़े बड़े राजनेताओं का आप कभी कभी चूड़ी पट्टी खींचने जाते होंगे तो आपको खुशी होगी कि चंपारण और गया से किशनगंज की सरजमीन पर एक अदद एमआईएम के टिकट के लिए लोग खुशामद कर रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है। आपको मैं खबर दे दूं, यही आसाम है। आसाम में 35% मुस्लिम आबादी है और वहां पर हमेशा मुसलमानों ने वोट दिया। किसको दिया? कांग्रेस को वोट दिया। जवेदुल उलमा के बड़े लीडर जिसका नाम है वहां बदरुद्दीन अजमल, उसने हमेशा कांग्रेस को वोट दिलाने का काम किया। और लेकिन वहां हुआ ऐसा कि कांग्रेस ने जब मुसलमानों का हक अदा नहीं किया, NPR NRC उसी इलाके में पहले लागू किया, तो बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नहीं, सर से ऊपर पानी हो गया, आप अपनी पार्टी बनाइए। जब अपनी पार्टी बनाया तो तरुण गोगोई कांग्रेस का वहां पर जो मुख्यमंत्री है उसने कहा को बर्दाश्त कर सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा बदरुद्दीन अजमल से समझौता कर लो। कहा कौन होता है बदरुद्दीन अजमल से पहचानता नहीं। लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र हुआ कि बदरुद्दीन अजमल के लोगों ने जब ये कहा कि मेरे लोगों को तुम नहीं पहचानते हो तो हम तुम्हारी भी पहचान मिटा देंगे। जब 10-12 उसका MLA चुन दिया और 2-2 MP चुन दिया, तो वो कांग्रेस जो कभी बदरुद्दीन अजमल को पहचानती नहीं थी, आज नाक रगड़ कर उसके दरवाजे पर आके कह रही है कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। बदरुद्दीन साहब मेरा साथ दो। मैं भी आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बिहार में जो सियासी तब्दीली आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अगर हमारे नौजवानों ने जिस जोश और जज्बे से एमआईएम के झंडे को थामा है और जो आवाज किशनगंज से उठी थी वो आज पूरे बिहार में फैली है, और अगर लोगों ने ईमानदारी से इसको लब्बैक कहा तो पटना में बैठे हुए तमाम तर उन बड़े लोगों को जो हमारी तकदीर का फैसला करता है, वो हमारी तकदीर का फैसला नहीं करेगा, बल्कि उनके दफ्तर के तकदीर का फैसला एमआईएम करेगी, जरूर करेगी। ये चंद बातें थी जो जरूरी तौर पर हमको आपके पास रखनी थी। मेरा मसला ये था कि पार्टी ने फैसला किया कि साहब हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके लिए कटिहार में जलसा होना था, उसके लिए भागलपुर में जलसा होना था अवैसी साहब का, उसके लिए अवैसी साहब का जलसा दरभंगा में, चंपारण में, गया में और पटने में होना था। इत्तेफाक से कोविड जो सेहत से ज्यादा सियासी कोविड है, उसने हमारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। साहब बिहार के बहुत सारे जिलों में हमारा संगठन बन चुका है, अभी भी सीट तय नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे कह दिया गया कि साहब आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैं समझ रहा था कि मुझे कोचाधामन में कुछ न कुछ तो सबील पैदा करनी पड़ेगी। और कोचाधामन में भाई जनाब इजहार असफी साहब जो पिछले दिनों से भी जब हम राजद का भी MLA ले रहे थे उसने हमारी कुर्बानी दी थी और MP के इलेक्शन में उसने हमारा साथ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि दूसरी जगह का उम्मीदवार कहता है कि हमको टिकट मिल गया हम लड़ेंगे, लेकिन अब तक जो हमारी खबर मिली है कि जहाँ भी इजहार असफी साहब गए वो कहे हैं कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी अगर टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, और जिसको पार्टी टिकट देगी तो मैं उसका साथ दूंगा। यानी आज भी गोया इजहार असफी साहब ने अपनी संजीदगी का सबूत दिया है कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, हम उसके इस फैसले की कदर करें। मैं कोई कदम उठाऊं उससे पहले आपका मशवरा ला दूंगा। अगर मैं कोई फैसला सुना दूं उसके बाद आपको कहता है कि ये फैसला है, तो आप कहेगा अच्छा सब कुछ कर लिए तो हमको कहने के लिए आए, पार्टी का डंका बजाना था, ढोल लेके निकलना था, वो आदमी निकला।
अगर 4 आदमी निकलता तो 4 आदमी के दरमियान हम लोग तजवीज करते, है ना। जिस तरह से अमोर का भी हमारा निकला हुआ है 8 आदमी 10 आदमी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये कहता है कि भाई हम पार्टी से के अंदर से लड़ रहे हैं, पार्टी जो फैसला करेगी हम मानेंगे।